स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज बात करेंगे आयुर्वेद जो फार्मासिस्ट हैं उत्तर प्रदेश के, जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए जो एप्लीकेबल हैं और जो फॉर्म भर सकते हैं, उन फार्मासिस्टों की जो सिलेबस है, एग्ज़ाम जो मुख्य परीक्षा आपकी होने वाली है, जो एग्ज़ाम होगा आपका मेन एग्ज़ाम जो होगा उसका जो सिलेबस होगा किस आधार पे निर्धारित होगा, कौन कौन से जो विषय है आयुर्वेद के उनको उसमें सम्मिलित किया गया है, और अगर अन्य सब्जेक्ट होते हैं, अन्य विषय भी अगर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाते हैं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक ऑफिशियल सिलेबस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आपके जो भर्ती की पोस्ट है, वैकेंसियां हैं, जो रिक्तियां हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है। 1002 पोस्ट की जो रिक्तियां हैं वो बताई जा चुकी हैं, भर्ती प्रक्रिया भी समझाई जा चुकी है, परंतु अभी तक पाठ्यक्रम का जो नोटिफिकेशन है नहीं आया है, ऑफिशियल जो सिलेबस है आपका नहीं दिया गया है। लेकिन हमने कोर्स वाइज जो 70% जो आपका सिलेबस आयुर्वेद का होगा, जो परीक्षा के पैटर्न पे आधारित रहेगा, उसको अपने ऐप पर, आयुर्भास्कर ऐप पर जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट की जो क्लासेस हैं उसमें लगभग 64 वीडियो को इस हिसाब से, वीडियो लेक्चर इस हिसाब से दिए गए हैं जिसमें आपके वो सिलेबस के जो सब्जेक्ट है वो उसमें सम्मिलित किए गए हैं, जिसको जनरली बेसिक तौर पे पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपके जो क्लास की जो रेगुलर आपने क्लासेस की होगी, जो बोर्ड में जो सिलेबस आपको जारी किया गया होगा उसके आधार पे आपके कौन कौन सब्जेक्ट थे और किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे ही भर्ती अनाउंसमेंट हुई तो बहुत सारे कोचिंग वाले एक गिद्ध की तरह आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन वगैरह बहुत सारे जारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोक लुभावने ऑफ़र भी आप सभी को दिए जा रहे हैं। तो मुझे उन सब चीज़ों से कोई डरने की भी ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई ये नहीं है कि नहीं मेरे जो स्टूडेंट हैं वो कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ हमको डर भी नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि मैं हमेशा आपके हित के बारे में बात करता रहता हूँ, तो इसलिए एक और रिक्वेस्ट हम आप सभी के लिए कर रहे हैं। आपको कहीं भी क्लास करनी है, आप फ्रीली कहीं भी आप क्लास कर सकते हो, किसी भी ऐप पे पढ़ाई कर सकते हो, किसी भी चैनल से जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हो। वो आपकी मानसिकता है, किस हिसाब से आप पढ़ोगे और सामने वाला किस हिसाब से आपको पढ़ाएगा वो उसकी मानसिकता है। लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है, आपके बोर्ड के सिलेबस को, आपके पाठ्यक्रम को बहुत ही नज़दीक से देखने वाला इंसान जो है बस एकमात्र हम हैं। हमारे अतिरिक्त भी बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन आपके संपर्क में अभी तक कोई नहीं आया। कारण ये है कि वो सोशल मीडिया से दूर रहे, आपके कांटेक्ट में नहीं आ पाए। ऐसा नहीं है कि बस हम ही पढ़ाने वाले एक बहुत ही योग्य हैं, ऐसा नहीं है। हमसे योग्य शिक्षक भी हैं, अलग अलग कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया से दूर रहे तो आपसे परिचित नहीं हो पाए। हम परिचित हो गए और हमने जो है आपके पाठ्यक्रम को, आपके विषय वस्तु को बहुत ही नज़दीकी से देखा हुआ है और लगभग 7 साल की सेवा दे चुके हैं हम। आपके पाठ्यक्रम को, आपके सिलेबस को समझ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पढ़ करके पास आउट भी हो चुके हैं, तो इसलिए हम आपके विषय को अच्छी तरीके से जान रहे हैं, समझ रहे हैं पाठ्यक्रम को। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो हमारी फ़ीस आपको ज़्यादा लग रही है कि नहीं, बहुत ज़्यादा आपकी फ़ीस की कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम आपको बता दें अलग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो किस हिसाब से फ़ीस लेते हैं। वो आपको टेस्ट सीरीज़ देंगे, अलग से उसकी फ़ीस अलग से लेंगे, मॉक का PDF देंगे, अलग लेंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, उसकी फ़ीस अलग रखेंगे, वीडियो लेक्चर देंगे, उसकी फ़ीस अलग रखेंगे, लाइव क्लासेस देंगे, उसकी फ़ीस अलग रखेंगे, कुछ टेस्ट वगैरह कराते हैं उसकी फ़ीस अलग रखेंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं, उनकी अलग अलग फ़ीसें रख करके वो एक तौर पे अगर आप जोड़ेंगे तो नियर अबाउट हमसे भी ज़्यादा फ़ीस उनकी हो जाएगी। और हमारी फ़ीस क्या है, जेन्युइन फ़ीस रखी गई है, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटी है। आपको PDF नोट्स मिलते हैं, MCQ टेस्ट सीरीज़ दी जाती है, वीडियो लेक्चर दिए जाते हैं और भी तमाम फैसिलिटी है जो आपको एक ही क्लास के अंतर्गत आपको मिल जाती है। आयुर्वेद का पूरा एक भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा, जैसे ही ऑफिशियल जो सिलेबस आती है उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब रही बात
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, हमने ऐसा नहीं कहा है कि किसी की फ़ीस कम नहीं की जाएगी। जो हमसे पर्सनली बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम समझाते हैं, जैसे कोई हैंडीकैप्ड है, कोई गरीब परिवार से है, अगर लाचार है, नहीं आप फ़ीस दे पा रहे हैं, तो हमने ऐसा नहीं किया है कि किसी की फ़ीस नहीं कम की हो। फ़ीस कम की गई है हमारे द्वारा, और जो बच्चे कम फ़ीस पे पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि हमारी मेंटलिटी क्या है, हमने फ़ीस कम किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो हम फ़ीस कम करके भी क्लासेस दिए हुए हैं। जो गरीब हैं, जो फ़ीस नहीं दे पा सकते हैं या नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए हमने बहुत ही कम फ़ीस में क्लासेस दी हुई है। तो आप अपनी प्रॉब्लम हमें समझा सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई। और दूसरी चीज़, एक बहुत ही बड़ी ऑफ़र हम आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं, और वो सरस्वती पूजा से पहले आप सभी को ऑफ़र अनाउंसमेंट किया जाएगा, जिसमें आपको फ़ीस से रिलेटेड कुछ रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं, कुछ छूट दी जा सकती है। लेकिन मेरी जो फ़ीस है जितनी निर्धारित की गई है उसी पर बनी रहेगी। कारण ये है कि हमारी जो स्टडी मटेरियल है, हमारी जो भी चीज़ें हैं, फैसिलिटी है, वो बेस्ट है, तो हम उसमें कमी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बेस्ट मटेरियल है उसको बड़ी मेहनत से तैयार किया जा रहा है। कहीं से हम किसी का चोरी करके कोई कंटेंट नहीं ला के आपको पढ़ा रहे हैं कि हमें मेहनत नहीं लगेगा। तो मेहनत जब किया जा रहा है तो उसका शुल्क देना तो आपको बनता है, उसकी जो फीस होती है वो तो निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, हम इस तरह की बात नहीं करेंगे कि आपने किस तरह से पढ़ाई की, कैसे नहीं की, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आपने कॉलेज में फ़ीस भरी होगी और उसकी इंक्वायरी भी करने नहीं गए कि किस हिसाब से क्या चीज़ें हुई, तो फिर यहाँ पे आपको अपने जीवन को बनाना है, जीवन को संवारना है, नौकरी लेने जाना है, तो 3500 रुपये या जो भी कॉस्ट है, उस फीस के लिए इतनी कमेंटबाजी या इतनी सारी चीज़ें सामने क्यों आ रही हैं, इस चीज़ के लिए आपको सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो रेगुलर सिलेबस हैं उसको हमारे ऐप पे पढ़ाया जा चुका है। अभी भी जो स्टूडेंट हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ऐप इंस्टॉल करके अपने नंबर से लॉगिन करके क्लासेस आप अपनी परचेज कर सकते हो। जो भी शुल्क पे करना है आपको ऐप के माध्यम से ही पे करना है, किसी भी लिंक पे किसी भी अदर पर्सन को आपको फीस पे नहीं करना है। जब तक हमारा इंस्टीट्यूट आपको कुछ करने के लिए न कहे तब तक कहीं भी आपको फ़ीस पे नहीं करना है। दूसरी चीज़, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको फ़ीस नहीं देनी है। अगर आप देते हो, मेरे नाम पे अगर आप फ़ीस देते हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की बनती है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसके बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं रखता है। आयुर भास्कर क्लासेस पे जो भी फीस पेड होगी वो ऐप के थ्रू ही होगी, कोई अन्य माध्यम हमारे द्वारा नहीं दिया गया है। ऐप पे ही आपको फीस पे करना है, क्लासेस वहीं से परचेज करनी है। चलिए देखते हैं। तो हमने बताया कि आपको जो सिलेबस आयोग के द्वारा जो दिया जाएगा सिलेबस वो क्या हो सकता है। तो जैसे हम बता दें कि पहले जो भी आप डी फार्मा आयुर्वेद का कोर्स किए होंगे, जो भी विद्यार्थी डी फार्मा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, मतलब कि जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, और डी फार्मा फाइनल ईयर में जिन्होंने पढ़ा होगा, तो यही आपका सिलेबस का बेस है। पाठ्यक्रम यही है कि मतलब आपने इसमें फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट पढ़ा और फाइनल ईयर में भी 3 सब्जेक्ट आपने पढ़ा, तो टोटल हो गए 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्टों से ही आपके 70% जो सिलेबस को है बनाया जाएगा आयुर्वेद का। जिसमें अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करें तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका आयुर्वेद परिचय, आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्यवृत्त, आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्यवृत्त। यह एक सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आयुर्वेद परिचय अलग हो जाएगा, स्वास्थ्यवृत्त अलग हो जाएगा। सिलेबस में दोनों अलग अलग ही आपको समझाया जाएगा। तो आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्यवृत्त जो है एक सब्जेक्ट आपका है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका शरीर रचना, शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। तो इसमें ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इंग्लिश में हम कह सकते हैं, और इसमें आपको शरीर रचना पूरा और शरीर रचना के जो विभाग हैं उनका जो क्रिया विज्ञान है वो आपको इसमें पढ़ना होता है।
ठीक है। और एक विषय है आपका अंतिम, द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय। द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय, ये फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे हार्ड जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पेपर है आपका, द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय, ठीक है। तो ये सिलेबस आप फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। सिलेबस आपके फर्स्ट ईयर का ये है। फर्स्ट ईयर में 3 विषय हैं। हम फाइनल ईयर की बात करते हैं, फाइनल ईयर में कौन कौन से विषय आपके सम्मिलित किए गए हैं। तो फाइनल ईयर के जो विषय हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना। रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, ठीक है। इसमें भी आप देखें तो रसशास्त्र अलग विषय है, भेषज कल्पना अलग विषय है। अभी हम एक्सप्लेनेशन देंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन ये आपको सिंगली एक साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन किताबें दोनों की अलग अलग होती हैं, अलग अलग आपके टॉपिक इसमें होते हैं। तो रसशास्त्र भेषज कल्पना ये आपका एक विषय हो गया। एक विषय है आपका रुग्ण परिचर्या, रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद। व्यवहार आयुर्वेद, रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद, ठीक है। और एक परिचय है एक सब्जेक्ट है रोग परिचय, रोग परिचय एवं चिकित्सा। ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं जो आयुर्वेद पे आधारित है, ठीक है। तो डी फार्मा आपने जब कंप्लीट किया होगा तो पहले साल में आपको ये तीनों विषय और दूसरे साल में ये तीनों विषय पढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों विषयों का 70%, 60 से 70 कह सकते हैं, 60 से 70% जो है आयुर्वेद का जो विषय है आपके मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। अन्य जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हों, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, उनकी पढ़ाई से भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बत सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो इस हिसाब से है। उनको यह अभी समझने में समय लगेगा और हम समझे हुए हैं। आपको इन चीज़ों को इस तरीके से समझाने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आपका नुकसान न हो। तो यहाँ पे जो पहला विषय है आपका आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्यवृत्त, इसमें आयुर्वेद का संपूर्ण परिचय, इतिहास, जो आचार्यों ने जो चीज़ें आयुर्वेद के क्षेत्रों में जिन आचार्यों ने जो योगदान दिया और आयुर्वेद का जैसे जैसे प्रचलन पृथ्वी पे हुआ, जैसे जैसे विकास हुआ, इस तरह की चीज़ें जो हैं आयुर्वेद परिचय के अंतर्गत आएंगी। स्वास्थ्यवृत्त में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आहार, पथ्यापथ्य, व्यायाम, निद्रा, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाएंगी स्वास्थ्यवृत्त के अंतर्गत। शरीर रचना और क्रिया विज्ञान में मैंने बताया कि बाह्य शरीर, आंतरिक शरीर की संरचना, जैसे अस्थियां हो गई, आपके जो मांसपेशियां हो गई, ऊतक हो गई, कोशिकाएं हो गई, अलग जो शरीर के संरचना है, अंग प्रत्यंग है, कोष्ठांग है, ऊतक है, इन सारी चीज़ों का जो समायोजन है इन विषय में किया गया है। उनके कार्यों का वर्णन इसमें किया गया है, उनकी क्रियाओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। तीसरा विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आयुर्वेद का जो विषय है वह पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर है। तो पेड़ पौधों से जो औषधियाँ मिलती हैं, जो वस्तुएं मिलती हैं, उन्हें आयुर्वेद में द्रव्य कहा गया है। तो द्रव्य गुण का मतलब किसी भी पौधे के जो उत्पाद हैं उनको द्रव्य और उनके गुणों को गुण कहा गया। तो द्रव्य गुण के अंतर्गत हम पौधों के उत्पादों के गुणों के बारे में जानते हैं। और द्रव्य परिचय का मतलब कोई भी पौधे का कोई प्रयोज्यांग अगर हम प्रयोग में ले रहे हैं तो वह उसका किस तरीके से प्रयोग करेंगे, वह क्या है, किस तरीके से उसका परिचय दिया जा रहा है, वो द्रव्य परिचय के अंतर्गत आता है। मतलब कि पूरी तरह से पादप श्रृंखला जो है उसका पूरी तरह से उल्लेख यहाँ पे किया जाएगा। उसके पौधे के किस भाग का क्या प्रयोग करते हैं, किस तरह की औषधि बनती है, किस तरह के गुणधर्म उसके होते हैं, किस तरह से उसके प्रयोग हम प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी होती हैं। और फाइनल ईयर में आपको क्या पढ़ना है, रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना। तो जो औषधियाँ अभी हमने बताया पादपों से तैयार की जाती है, यहाँ पे कुछ ऐसी औषधियाँ बनाई जाती हैं रस शास्त्र के अंतर्गत जो कि क्या है, पार्थिव होती हैं, पृथ्वी से जिन्हें प्राप्त करके तैयार किया जाता है। पृथ्वी तल से मतलब कि भूमिगत होती हैं, उन्हें भूमिगत
हैं तो उन्हें बाहर निकाला जाता है भूमि से, जिन्हें हम कहते हैं पार्थिव। जैसे धातु, उपधातु, रत्न, उपरत्न, शंख, माणिक्य, मोती, ये सारी चीज़ें जो हैं कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं, उनका भस्म तैयार करना, उनसे औषधि तैयार करने की जो भी प्रक्रिया है यहाँ पे सिखाई जाती है रस शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है। और फिर उसके बाद से आ जाती है भैषज्य कल्पना। तो भैषज्य कल्पना में किसी भी धातु, उपधातु या किसी अन्य रत्न, उपरत्न की औषधियाँ नहीं तैयार करने के लिए बताई जाती। यह भैषज्य कल्पना आपका पंच महाकषाय पे निर्भर होता है, जिसमें बट्टी है, क्वाथ है, चूर्ण है, कल्क है, इस तरह की औषधियाँ निर्माण करने के लिए बताया जाता है। उसी तरह से अगला विषय अगर देखा जाए तो जैसे आयुर्वेद जो स्टाफ नर्सें होती हैं, उनके जो कार्य होते हैं नर्सिंग फील्ड में, उस तरह का कार्य जो है आपका फार्मासिस्ट के फील्ड में क्या होगा। आयुर्वेद अगर औषधालय में आपकी नियुक्ति होती है, आयुर्वेद चिकित्सालय में नियुक्ति होती है, तो आपके कार्य क्या होंगे, और आपने इंटर्न किया होगा तो क्या क्या काम करते होंगे, वो प्रयोगात्मक और लिखित तरीके से जो कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, वो आपके कार्यों का निर्वहन, वो पूरा यह दोनों विषय बताता है। तो जिसमें कह रहा है रुग्ण परिचर्या। रुग्ण का मतलब अगर कोई रोगी है तो उसकी देखभाल करना एवं व्यवहार आयुर्वेद को व्यवहारिक रूप में उनको प्रयोग कराना, ये किस तरीके से आप करोगे, यह विषय बताएगा। इसमें बहुत सारे विषय बिंदु होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बोलें कि अगर कोई रोगी शैय्याग्रस्त है तो उसकी दिनचर्या करने के लिए आप किस तरह का प्रयास करते हो, रोगियों से किस तरह से व्यवहार करते हो, जो चिकित्सा का चतुष्पाद है उसमें आप उपस्थाता के स्थान को ग्रहण करते हो तो उसका निर्वहन आप कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें आपको इनके अंतर्गत ही समझना होता है। अब फिर कह रहा है रोग परिचय एवं चिकित्सा। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कभी कभी ऐसा भी टॉपिक आपको देखने को मिलेगा कि फार्मासिस्ट का परिवार कैसा होता है, एक आदर्श गृह का लक्षण क्या होता है, आदर्श गृह निर्माण कैसे करते हैं, भूमि कैसे चयन करेंगे किसी अच्छे गृह निर्माण के लिए, तो ये सारे भी टॉपिक यहाँ पे सम्मिलित किए गए होते हैं। रोग परिचय एवं चिकित्सा में कुछ आपको ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं है। रोग परिचय चिकित्सा विषय है कि आयुर्वेद में कोई अगर रोग है तो आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा किस तरह से है, कौन सी जो योग है उसके लिए निर्धारित किए गए, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित किए हैं। तो ये तो बात हो गए आपके जो मेन परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, मेन एग्ज़ाम। ठीक है। तो जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें जो सिलेबस आने वाले हैं ये दोनों हैं। ठीक है। इन दोनों से 60 से 70% का एक पाठ्यक्रम तैयार करके आपको दिया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की। ठीक है। अदर सब्जेक्ट जो अन्य विषय हैं, अन्य विषय पे भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 60 से 70% तो आप वहाँ से कवर कर लोगे आयुर्वेद से। अन्य विषयों में क्या क्या सम्मिलित हो सकते हैं, तो जीके और जीएस का जो विषय है बहुत ही बृहत है, बड़ा है, तो इसमें भी आपको समय देना होगा। हिंदी का विषय भी एक बृहद विषय है, हिंदी पे भी समय देना होगा। मैथ्स है, मैथ्स पे ज़्यादा नहीं लेकिन तब भी समय देना होगा, इससे भी कम जो है मैथ्स इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन समय इसमें देना होगा। एक और विषय है कंप्यूटर, इससे भी प्रश्न होने हैं, इससे भी प्रश्न हो जाएंगे। और एक सामान्य विज्ञान भी आपके विषय बिंदु में सम्मिलित हो सकता है, तो जीएस में भी आप इसको सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग ही पढ़ने के लिए हम बता रहे हैं कि जनरल साइंस भी आपका होगा। तो ये विषय जो है आपके होंगे। रीजनिंग वगैरह की बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना टफ आपका लेवल नहीं बनेगा। आपका जो स्तर है निम्न से मध्य का है। क्या है? आपके मुख्य परीक्षा का स्तर जो है निम्न से मध्य तक का है। मध्य तक मतलब बहुत आसान और थोड़ा कठिन, बहुत आसान से थोड़े कठिन की ओर ही जाएगा, ज़्यादा कठिन मतलब अत्यधिक कठिन तक नहीं जाएगा, हार्ड स्तर नहीं है आपका, निम्न से मध्य स्तर की परीक्षा है आपकी। ऐसा नहीं कि खूब ज़्यादा आपसे ऋग्वेद से क्वेश्चन उठा करके पूछ देगा या चरक संहिता उठा करके आपको दे देगा या अष्टांग हृदय से क्वेश्चन पूछ देगा या अष्टांग संग्रह से आप प्रश्न पूछ देगा या अग्निवेश तंत्र से प्रश्न पूछ देगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाले हैं। आपके जो विषय बताए गए हैं अभी जो हमने समझाया है आयुर्वेद के विषय, यही आपका क्षेत्र है, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा।
जो आपने पढ़ा है 6 विषय उसी से प्रश्न बनेंगे और अन्यत्र कहीं से विषय कोई आपको समायोजित करके नहीं देगा। यही विषय आपके जो पाठ्यक्रम होंगे उनमें सम्मिलित होंगे और इससे कुछ बाहर से नहीं आने वाला है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको ये अपने विषय अच्छी तरीके से समझने, ये तो मुख्य है, ये सामान्य विषय हैं, इनको आप कैसे भी समझ सकते हो, लेकिन जो अदर के विषय हैं इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, अभी भी आपके पास समय है। 12 तारीख से पहले हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे 64 वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, उसको जाइए देखिए, अच्छे तरीके से नोट्स तैयार कीजिए, जो स्टडी मटेरियल आपको दिए गए हैं उसको पढ़िए, प्रिंट कराइए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि प्रिंट नहीं हो पा रहा है, तो हम प्रिंट का भी ऑप्शन आपको दे देंगे, आप प्रिंट भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तभी जा करके आपका भर्ती में सिलेक्शन होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और डाउट्स आपके रह जाते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी पढ़ाई आपको करनी है, सिलेक्शन कराने का रास्ता हम दिखा सकते हैं, दूरी हम बता सकते हैं, जरिया हम बन सकते हैं, लेकिन आपको अगर नौकरी लेनी है और इस वैकेंसी में एक सीट अपने लिए पक्की करनी है तो जो भी चीज़ें हमारे द्वारा बताई जा रही हैं उसको नियम में लाइए और बहुत ही कड़ाई से उसका पालन करेंगे, तब जा कर के आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। और आप ये चीज़ पे ज़्यादा इतराइए मत, क्योंकि आप पेट किए हो और आप परीक्षा में बैठोगे, इस चीज़ पे इतराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतराइए तब जब आप मुख्य परीक्षा में बैठ करके और अच्छे अंक हासिल करके नौकरी प्राप्त कर लो, तब इतराइए तो अच्छा है। अभी से इतराने पर आप अपना खुद का नुकसान कर लोगे और फीस के चक्कर में इस कोचिंग से उस कोचिंग से अगले अन्य किसी कोचिंग तक कूदने की आदत छोड़ दीजिए। एक जगह सेटल हो जाइए और बस आँख कान सारी चीज़ें एक जगह पे फोकस कर लीजिए और अन्य कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे अंकों से मुख्य परीक्षा पास कर जाओगे। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी जाती है तो दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी जो भी आप तैयारी करें, जहाँ भी तैयारी करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।